क्यों? चलो अभी मुझे चिल्लाना नहीं पड़ेगा। तो मेडिकल इमरजेंसी में हम लोग बात कर रहे थे। कभी किसी को गिरते हुए देखा होगा आपने, कोई पानी पड़ा था, फिसल के गिर गया, जिसकी वजह से अक्सर आपको सुना होगा कि हड्डी फ्रैक्चर हो गई। या फिर किसी को इलेक्ट्रिक करंट लगा होगा, बिजली का झटका लगा होगा, शॉक लगा होगा, ठीक। या फिर आपने एक चीज़ और भी देखी होगी कि इमरजेंसी में क्या होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ या फिर किसी की कोई चोट लगी, ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। नहीं तो एक और मेडिकल इमरजेंसी होती, किसी को झटके आने लगते हैं, मिर्गी आती है। सुना है आपने? मेडिकल फील्ड में उसको बोलते हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी के दौरे पड़ना। ये एक बहुत सीवियर मेडिकल इमरजेंसी होती है। आपके मॉल में या आप कहीं भी हैं, अगर मेडिकल में भी हैं, कहीं भी हैं, पब्लिक में हैं, आपके सामने कभी ना कभी ऐसे केसेस सामने आ सकते हैं और आते भी होंगे, अक्सर आपने देखा होगा। लेकिन मोस्टली आपको ये पता नहीं होता कि उसमें करना क्या उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो उसको मैनेज करने का तरीका सिखाने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। इसमें हम आपको सारी जो 11 मेडिकल इमरजेंसीज हैं जिसमें आपको फर्स्ट एड देने की ज़रूरत है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और पेशेंट का हार्ट अटैक होने पर उसको CPR कैसे देते हैं उसका प्रैक्टिस करवाएंगे। ये डमी हमारे पास रखी है। इस डमी पर हम आप सब लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे कि CPR कैसे देते हैं, कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाए तो आप कैसे पहचानोगे कि हार्ट अटैक आया है। दूसरा, उसको CPR कैसे देना है। तीसरी चीज़, कभी कभी आपने देखा होगा कोई बंदा कुछ खा रहा था, उसके गले में फंस गया, उसके बाद उसकी सांस नहीं आ रही है ना, ये एक बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो उसको कैसे मैनेज करना है हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और स्पेशली क्या नहीं करना चाहिए, ठीक। तो जग रहे हो ना सारे? कोई सो तो नहीं रहा? सारे हाथ खड़ा करो, दूसरा हाथ खड़ा करो। आप सो रहे हो? दोनों हाथ खड़े करो। ये सो रहे सारे जग रहे हो? ठीक है। हाँ, जैसे ही नहीं, खुली आंखों से नहीं सोते हैं लोग, हम सोते थे। जैसे ही नींद आने लगे बता देना, हम जगा देंगे तुम्हें, ठीक। तो पहली इमरजेंसी हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक शॉक की। इलेक्ट्रिक शॉक का मतलब बिजली का झटका। इलेक्ट्रिसिटी आज की बहुत ज़रूरी चीज़ है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के दुनिया नहीं चल सकती, लेकिन उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक शॉक कहीं पर भी किसी को भी कभी भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक होने के 2 मेजर रीज़न होते हैं। पहला, जो वायरिंग गई हुई है यहाँ पर, इसमें कोई फॉल्ट होगा। जब बिल्डिंग बनती है उस पर वायरिंग डाली जाती है, उसके साथ उसकी अर्थिंग लगाई जाती है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि आपका जो 3 पिन प्लग होता है, एक प्लग होता है जिसमें 3 पिन होती हैं और एक प्लग होता है जिसमें 2 पिन होती हैं। तो 2 पिन से जब काम चल जाता है तो तीसरी पिन का क्या ज़रूरत है? कोई बताएगा? किसी को मालूम है वो तीसरी पिन क्यों होती है, जो बड़ी वाली होती है, ऊपर लगी होती है? कौन बताएगा? कोई नहीं। वो तीसरी पिन लगाई जाती है अर्थिंग के लिए। क्या होता है कि आपका जो फेस के साथ न्यूट्रल वाला वायर होता है वो अर्थिंग के साथ जुड़ा होता है, जो आपकी बिल्डिंग की ज़मीन पे जो अर्थिंग डाली जाती है उसके साथ जुड़ा होता है। ज़्यादातर लोग अपने घर में जिनको नहीं मालूम होता वो अर्थिंग नहीं लगाते। इस वजह से आपने अक्सर देखा होगा कभी आपके फ्रिज में या कूलर में बाहर से टच करने पर हल्का हल्का करंट महसूस होता है कि नहीं होता है? ठीक, वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी अर्थिंग सही नहीं लगी होती। वो तो बहुत हल्का सा करंट होता है, लेकिन अगर ये करंट ज़्यादा हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा मुसीबत में डाल सकता है। कैसे डाल सकता है? जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट के कांटेक्ट में आओगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ज़्यादा ध्यान से। इलेक्ट्रिक करंट के कांटेक्ट में आओगे तो अगर करंट बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपकी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है, यानी जो आप कंट्रोल कर रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, हमें सुनाई दे रहा है, हम बोल रहे हैं, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, ये नर्वस सिस्टम से काम करता है। हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी एक स्पेशल खासियत होती है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है और उसी इलेक्ट्रिक करंट से हमारी बॉडी चलती है। हमारे दिमाग में भी इलेक्ट्रिक करंट लगातार चलता रहता है और अच्छा खासा करंट होता है उसका। होता क्या है, जब आप इलेक्ट्रिक करंट को बाहर से छूते हो, बिजली का तार छू लेते हो आप जब भी, तो वो करंट आपकी बॉडी में बाहर से आना शुरू हो जाता है। और अगर आपने इंसुलेटर जूते नहीं पहने, जैसे मैंने लेदर के जूते पहने, लेदर के जूतों से इंसुलेशन नहीं होता, याद रखना ये चीज़। अगर आपने रबड़ की चप्पलें पहनी है तो रबड़ बहुत अच्छा इंसुलेटर है, लेकिन लेदर इंसुलेटर नहीं होता। तो क्या होगा, आप अगर ज़मीन पर खड़े हो और आपने तार टच किया तो आपको पूरी बॉडी में करंट फील होगा। होता क्या है, करंट जब बॉडी में जाता है तो आपके नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनिंग है, मतलब अगर हम आपसे कुछ बातचीत कर रहे हैं, सपोज मान लो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, अभी तीसरा बंदा कोई आकर हमको डिस्टर्ब कर दे तो हमारी बात में डिस्टर्बेंस होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना।
इसी तरह से हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो आपस में बातचीत कर रहा होता है, हाथ और दिमाग और नली और पैर ये सारे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिक करंट हमें बाहर से लगता है तो वो जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और वो डिस्टर्ब होने की वजह से हम जहाँ पर खड़े हैं हम वहीं पर वैसे ही खड़े रह जाते हैं, हमारा कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा बिजली के तार में कोई चिपक गया, सुना है? सबने सुना है? बिजली के तार में चिपकने जैसा कुछ नहीं होता। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बिजली के तार में चिपकने जैसा कुछ नहीं होता, उसमें चिपका नहीं जाता। उसमें होता क्या है कि जब आप उस तार को छूते हो तो करंट आपकी पूरी बॉडी में आ जाता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग का इस हाथ से जो कम्युनिकेशन है वो खत्म हो जाता है। और उस कम्युनिकेशन जब खत्म हो जाएगा तो आपका दिमाग आपके हाथ को बोल ही नहीं पाएगा कि ये हाथ यहाँ से हटा लो। जब हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हमारा दिमाग कहता है इस हाथ को यहाँ से हटा लो वरना जल जाएगा, है ना? आपके मैनेजर साहब आपसे बोलते हैं टाइम से ड्यूटी आना वरना एक्सीडेंट लगा देंगे, तो टाइम से ड्यूटी आ जाते हो, ये सुनो। इसी तरह से ये होता है कि हम जब बिजली के तार को छूते हैं तो दिमाग तक करंट नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से दिमाग हाथ को नहीं बता पाता कि आप उस हाथ को वहाँ से हटा लीजिए। उसकी वजह से वो हाथ वहीं पे रह जाता है, जिसकी वजह से जब तक वो हाथ टच रहेगा तब तक बॉडी में करंट जाता रहेगा। अब क्या होगा, जब तक करंट जा रहा है ये करंट आपके दिमाग में भी जाएगा, आपके दिल में भी जाएगा और पूरी बॉडी में जाएगा। जिससे क्या होगा, अगर करंट ज़्यादा है तो तुरंत आपकी बॉडी जलने लगेगी। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक आदमी ट्रेन की छत पे चढ़ा था और ट्रेन की छत पे खड़े खड़े उसने तार छू लिया था। अगर आप में से किसी ने देखा हो तो जैसे ही उसने तार छुआ उसकी पूरी बॉडी धाम से मची और पूरी बॉडी में आग लग गई। इतना हाई वोल्टेज करंट होता है ट्रेन में। यही चीज़ आपके पास 220 वोल्ट का करंट आपके यहाँ होता है या 11,000 वोल्ट की लाइन गई होती है, तो उसमें जब आप कभी उसको टच करते हो तो वो करंट बॉडी में जाता है, जिससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पहला, आपकी बॉडी जल सकती है, बॉडी में ये जलन कहीं भी हो सकती है, पूरी बॉडी में। ध्यान रखो इस चीज़ को। स्पेशली आपने जहाँ पर ज्वेलरी पहनी है, जैसे मैंने ये अंगूठी पहनी हुई है, ये अंगूठी प्लास्टिक की तो है नहीं, रबड़ की भी नहीं है, ये मेटल की है, तो मेटल में करंट जाता है तो मेरा हाथ कहाँ जलेगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जलेगा। अगर मेरे को करंट लगेगा तो यहाँ पे जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेडीज़ लोगों ने ईयरिंग पहना होता है, आप लोगों ने सोने की चेन डाली होती है, किसी ने घड़ी पहनी होती है मेटल की, तो ये जहाँ पर आपने मेटल की कोई चीज़ पहनी है बिजली के करंट से वो जगह जलने के बहुत हेवी चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़, जो एरिया कार को टच करे है वहीं से करंट आ रहा है, वहाँ पे भी अच्छा खासा बर्न हो सकता है। उसके अलावा पूरी बॉडी में कहीं पर भी अच्छा खासा जल सकता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक बर्न। क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, इलेक्ट्रिक बर्न। जब तक सारे लोग नहीं बोलेंगे ना, रात तक बुलवाता रहूँगा इलेक्ट्रिक बर्न। बोलो इलेक्ट्रिक बर्न, फिर बोलो इलेक्ट्रिक बर्न, फिर बोलो इलेक्ट्रिक बर्न, फिर बोलो इलेक्ट्रिक बर्न, फिर से इलेक्ट्रिक बर्न। बर्न मतलब जलना और इलेक्ट्रिक मतलब बिजली से। तो अगर बिजली से जला है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक बर्न। अगर केमिकल से जला है जैसे कि तेजाब, एसिड, तो उसको बोलते हैं केमिकल बर्न। और अगर किसी आग से जल गया तो उसको बोलते हैं हीट बर्न या थर्मल। एक बर्न पे बाद में आएंगे, पहले इलेक्ट्रिसिटी में बात करेंगे। दूसरा नुकसान क्या होगा बिजली के तार को छूने का? दूसरा नुकसान ये होगा कि आपके जो दिल की मसल्स होती है वो भी बिजली के करंट पे काम करती है। आपने कभी ECG करवाया है किसी ने? एक टेस्ट होता है ECG कराते हैं, नॉर्मली सभी लोग कराते हैं, नहीं देखा तो होगा किसी को कराते होगा। किसी का ECG देखा होगा जो ऐसे ऐसे लाइनें जाती हैं, है ना, वो होती है ECG। ECG क्या करता है, जो आपके दिल में जो करंट पास हो रहा होता है उसी को रीड करता है और पेपर में छाप देता है। कितनी बात समझ में आती है? तो अगर बाहर से करंट आएगा तो जो दिल के अंदर जो करंट जा रहा है, जो ऐसे ऐसे करके जा रहा है, वो भी डिस्टर्ब होगा, वो किसी भी पैटर्न में मूव कर सकता है, तो आपके दिल में क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। समझ में आ रही बात? यस और नो? तीसरी चीज़ क्या होगी, आपके दिमाग में भी करंट जाएगा, जिससे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, या फिर आप कोमा में भी जा सकते हैं। सवाल ये है कि बिजली का झटका लगने पर क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहला काम, अगर किसी को बिजली का करंट लगा है तो दो काम प्लीज़ मत करना। पहला काम, उसको छूना नहीं। हीरो बनने की जरूरत नहीं है कि पकड़ के उसको खींच लिया बाहर। उसको जैसे ही पकड़ोगे आपके हाथ का कम्युनिकेशन आपके दिमाग से कट जाएगा और आप भी उसी के साथ इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्टैक्ट में आ जाओगे। ठीक है? दूसरा काम, कोई चीज़ फेंक के उसको नहीं मारनी। जैसे कि इसमें अगर करंट आ रहा है और मैंने इसको छू लिया तो आपने वहाँ से निशाना लगा के अपनी चप्पल मेरे हाथ पे नहीं मारनी है कि मैंने वहाँ से निशाना मार के चप्पल मारा और इनका हाथ यहाँ से हट गया। ऐसे नहीं कर रहे। ठीक? आपने क्या करना है, कोई ऐसी चीज़ लेनी है जिसमें करंट पास नहीं होता, जैसे कि लकड़ी, रबड़ या प्लास्टिक। कौन कौन सी चीज़ें?
लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक। इतनी जोर से जो बोले सोनिहाल बोला था ना, उतनी जोर से जवाब चाहिए। ये तीन चीज़ें आपको हर जगह मिल जाएंगी, आपके मॉल में भी मिल जाएंगी, आपके आसपास मिल जाएंगी। इनमें करंट नहीं आता, ठीक? उसका इस्तेमाल करिए और उसको धीरे से अपने पेशेंट जो भी है इलेक्ट्रिक करंट में लगाए उसको पीछे खिसका दीजिए। याद रखिए कि पेशेंट बिजली के तार में चिपकता नहीं है, वो चिपका नहीं है, वो सिर्फ उसे छुए हुए है। तो आप उसको हल्के से भी अलग करोगे तो वो तुरंत अलग हो जाएगा, ठीक? कैसे करना है आप इधर आ जाओ सर। ये मेरे पास क्या है, ये गत्ता है, ये गत्ता दफ्ती का बना है, इस पर करंट पास नहीं होगा। उस पर हाथ रखो सर। सपोज इन्होंने इस जगह को छू लिया जिस पर इनको करंट आ रहा है, तो अभी मैं इनके पास नहीं जा सकता, मैं इनको टच नहीं कर सकता। मेरा पर्पस क्या है कि जो चीज़ इसकी बॉडी से छू रही है उसको अलग करना है। कैसे करेंगे? ये चीज़ में मुझे पक्का यकीन है कि इसमें करंट नहीं आता, ठीक है ना? तो हम इनके हाथ पर ऐसे इसको रख के इसको पीछे खिसका देख लिया आप लोगों ने, सबने देखा? फिर से देख लो। हमने इसको यहाँ पे रखना है, अपने आप को दूर रखना है और इसको पीछे करके खिसका देना है, बस इतना काम करना है, दैट्स इट। हमें इनके हाथ में मारना नहीं है। अक्सर आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, जैसे किसी को करंट लगता है लाठी लेके आते हैं ऐसे जोर से मारने के लिए, वो नहीं करना, क्योंकि इनको हमें ऑलरेडी नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, इनको और नुकसान नहीं पहुँचा। दूसरा चीज़ क्या करना है, जैसे ही आप इनके हाथ को इससे अलग करोगे, क्योंकि ये करंट के झटके में इनका दिमाग काम नहीं करेगा और ये गिर जाएंगे। 100% होगा कि ये गिरेंगे, ज़रूर गिरेंगे। तो आप जब भी इनका हाथ पीछे करेंगे तो आपने ध्यान रखना है कि जब ये गिरे तो इनके सर पे चोट नहीं आनी चाहिए। अब ये कैसे करोगे आप? हाथ रखो आप इधर। अगर आप 2 लोग हो तब तो आसान है, आप इधर आ जाओ सर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, शाबाश। अब एक इनके पीछे खड़ा हो गया, एक आगे खड़ा हो गया। मैंने ऐसे करके इनका हाथ पीछे कर दिया, ये अगर पीछे गिरेंगे तो ये इनको पकड़ लेंगे। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आप क्या करेंगे? तो आपने सिर्फ थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है, ठीक है? हाथ इधर आओ, हाथ इधर रखो, ठीक है, रखो। हमें इनको हाथ को ऐसे करके हटाना है, ठीक है? आगे आगे गिरेंगे या पीछे गिरेंगे, दोनों ही केस में हमने हाथ को हटा कर इसको छोड़ देना, इनको पकड़ लेना। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि ये करंट से पूरी तरह से अलग हो जाए तभी इनको पकड़ना है, उसके पहले नहीं पकड़ना, वरना आपको हटाने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? समझ गए आप लोग? समझ गए कि नहीं? हाँ या ना? इसके बाद क्या होगा, जब आप इनको करंट से अलग कर देंगे तो आपने इनको चेक करना है कि इनको क्या नुकसान हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। कैसे करोगे आप? नो आइडिया? ठीक है। सबसे पहली चीज़, आपने जहाँ पर इनको टच किया है, जो एरिया टच था करंट में, उसको चेक करो कि वहाँ पे जला है या नहीं जला है। दूसरी चीज़, आपने बॉडी के पार्ट्स में जहाँ जहाँ पे आपको दिख सकता है, जैसे कि अंगूठी हो गई, घड़ी हो गई, कान हो गया या चेन हो गई, उन जगहों पे चेक कर लो कि बर्न है या नहीं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको चेक करनी है कि बंदा सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। करंट लगने के बाद हट गया, दिमाग पे करंट गया है, नर्वस सिस्टम अफेक्ट हुआ है, बंदा सांस ले रहा है कि नहीं, ये आपने चेक करना है। सांस ले रहा है कि नहीं कैसे चेक करोगे? कौन बता सकता है मेरे को? बताओ, शाबाश, कौन बताएगा? आप आ जाओ सर। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी आओ, जितना टाइम लगाओगे उतनी देर तक बैठोगे। हाँ, मेरी सांस चल रही कि नहीं चल रही कैसे चेक करोगे? चेक कर लीजिए। और कोई तरीका है? लेट जाओ, साथ है, लेट जाओ, कोई नहीं, हाथ लगा पक्के नीचे, ठीक है? बंदा लेट गया, ऐसा सीना देखो, उठ रहा है, देखो देखो गौर नाल देखो, सीना उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, एहसास ले रहा है, ठीक है? कोई उंगली लगाने की लोड़ नहीं है, कोई कान लगाने सुनने की लोड़ नहीं है, कुछ करने की लोड़ नहीं है। जब सीना उठ रहा है तो बंदा सांस ले रहा है, जब सीना नहीं उठ रहा तब चेक करो कि क्या आवाज़ आ रही है, हवा लग रही है, नहीं, ये सब चीज़ें बात की बात है। जब सांस ले रहे हैं तो सीना ऊपर उठूगा, समझ आ रही बात? ठीक है, सांस ले रहा है बंदा, नॉर्मल है, पल्स चल रही है, कुछ नहीं करना, आपने इसको रिकवरी पोजीशन पर डालना है। रिकवरी पोजीशन क्या होती है? आ जाओ।
हाथ नीचे करो, ठीक है। रिकवरी पोजीशन ध्यान कर लो क्या होती है और क्यों होती है। रिकवरी पोजीशन का मसला सिर्फ ये होता है, पहला कि पेशेंट के जो थूक होता है ना अंदर म्यूकस, वो फेफड़ों में ना जाए, इसको बोलते हैं एस्पिरेट करना। एस्पिरेट अगर करेगा तो पेशेंट के सांस की नली ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा। तो रिकवरी पोजीशन देने से फायदा क्या होता है कि जो भी एस्पिरेशन अगर आ भी रहा होता है तो वो बाहर निकल जाता है, सांस की नली में फंसता नहीं है। बहुत ही आसान है रिकवरी पोजीशन देना। सीधे हाथ ऐसे कर लो, ठीक है। शाबाश, ये हाथ ऐसे रखो, ऐसे रखो, हाथ पे हाथ रखो, सर नीचे। ये पोजीशन देख रहे हो, ठीक है। कोई मुश्किल पोजीशन है, कोई मुश्किल परेशानी तो नहीं है, ठीक। आपने दाहिनी तरफ पेशेंट को लिटा देना है, नीचे वाला पैर सीधा रखना है, ऊपर वाला पैर आपने मोड़ देना है, ताकि मोड़ दोगे तो क्या होगा, आगे की तरफ झुकेगा नहीं, तो ये सिक्योर हो गया पोजीशन। दूसरी बात, ये हाथ सीधा रखने की वजह से आप ये सर को इसके हाथ के ऊपर भी रख सकते हो या नीचे भी रख सकते हो, दोनों जो के, लेकिन सर को नीचे की तरफ होना चाहिए, तो सांस की नली खुली रहेगी, लेकिन और ये सांस लेते रहेंगे और जो म्यूकस है वो सांस की नली में नहीं जाए। समझ में आ रही बात? ये रिकवरी पोजीशन याद रखना है। अभी हम जब हार्ट अटैक पढ़ाएंगे, जब हम पेशेंट के गिरने का पढ़ाएंगे, जब हम एपिलेप्सी पढ़ाएंगे, कोई भी चीज़ पढ़ाएंगे, कोई भी फर्स्ट एड देने के बाद अगर पेशेंट को ज़रूरी है तो आपने यही पोजीशन देके उसको रखना है। अगर पेशेंट नहीं दे सकता ये पोजीशन तो ये गलत बात है, लेकिन अगर दे सकता है तो ये पोजीशन बेस्ट है, ठीक है जी। आपका नाम क्या है सर? सतपाल सर। सतपाल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एक बार और। आपको समझ में आ रही है रिकवरी पोजीशन क्या होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट लगने पे क्या करना है आपको समझ में आ गया। जिसको भी करंट लगा है उसको टच नहीं करना है, और उसको जहाँ से करंट उसने टच किया है उसको किसी ऐसी चीज़ से अलग कर देना है जिस पे करंट नहीं आता हो, जैसा कि मेरा ये बॉक्स। दूसरी चीज़, आपने उसकी चीज़ को मारना नहीं है, मारोगे तो चोट लगेगी। आप ये चिपका नहीं होता, सिर्फ आपका कनेक्शन मिस हो जाता है, तो आपको इसको धीरे से सिर्फ स्लाइड कर देना है। इनको गिरने से बचाना है, चेक करना है सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। अगर सांस ले रहे हैं, पल्स चल रही, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिकवरी पोजीशन में डाल दो, एम्बुलेंस को कॉल कर दो, उनको बुला लो, बस इतना काम करना और कुछ नहीं करना। अगर सांस नहीं चल रही या पल्स नहीं चल रही तो इसका मतलब है पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया है, हार्ट अटैक हो गया है। फिर क्या करना है, वो जब हम हार्ट अटैक पढ़ाएंगे तब हम उस पर आएंगे, तब हम आपको इस डमी पे प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, ठीक है। अब मैम बैठ जाओ, चेयर आप लोगों के लिए, ठीक है। इसमें किसी का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। नहीं है? जल्दी बताओ है कि नहीं है, क्योंकि हम जितना टाइम लगाएंगे उतना लंबा खींचेगा, मैं लंबा नहीं खींचना, पक्का? चलो। दूसरी जो मेडिकल इमरजेंसी आपकी आती है फर्स्ट एड के लिए, वो होती है फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना, ठीक है। आपने अपने सामने कभी ना कभी किसी को गिरते हुए देखा होगा, हमेशा गिरते हुए देखा होगा, चाहे रोड एक्सीडेंट में देखा हो या पानी पड़ा हो फिसल के गिर गया हो, या कभी कोई बेहोश हो गया हो चलते चलते और फिर गिर गया हो। यूजुअली गिरने में कैसा होता है कि आप जैसे खड़े हैं, अगर आप गिरोगे अचानक से तो आपके पैर फोल्ड बहुत कम होते हैं, आप सीधे ऐसे गिरते हैं। होता क्या है उसमें, सबसे ज़्यादा चोट आती है सर पर। आगे गिरो, पीछे गिरो, साइड में गिरो, किधर भी गिरो, सबसे ज़्यादा चोट कहाँ पे आती है? कहाँ पे आती है? कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे? शाबाश, सिखाओ, उन लोगों को सीखना चाहिए तुमसे, ये होता है एक्साइटमेंट, ठीक है। सर पे चोट क्यों आती है? फिजिक्स का फॉर्मूला है, सीधे सीधे कोई चीज़ जब ऐसे घूमती है या ऐसे घूमती है तो जो ऊपर की चीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है सबसे कम टाइम पे, जिसकी वजह से उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, और जो सबसे ज़्यादा रफ्तार से टकराएगा उसको चोट सबसे ज़्यादा आएगी। हाँ या ना? ठीक है। तो जब कोई गिरेगा आदमी तो उसके पैर पे कम चोट आएगी, हाथ पे ज़्यादा चोट आएगी, सर पे सबसे ज़्यादा चोट आएगी। आपने करना क्या है, गिरने की कंडीशन में अगर कोई गिरा, गिरने के बाद आपको सबसे पहले उसको चेक करना है। क्या चेक करना है उसका? पर्स नहीं चेक करना पैसे कितने हैं, आपने उसका चेक करना है कि वो होश में है या नहीं। कैसे चेक करोगे? दसो जी, आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ भाई। हाँ शाबाश। मैं होश में हूँ या नहीं हूँ आप कैसे चेक करोगे? हार्ट तो छट गए, मैं होश में हूँ कि नहीं ये कैसे चेक करोगे? वो तो चीज़ सांस चलने की होगी, मैं होश में हूँ कि नहीं?
हिला के चेक करेंगे। जब कोई बंदा लेटा हुआ है, वो सो रहा है कि जग रहा है, कैसे चेक करते हो? हिला के चेक करेंगे। हाँ, ऐसे करके उठा के ना, है ना। लेकिन इस कंडीशन में आपको ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जब वो गिरा है तो हो सकता है उसकी गर्दन में चोट आई हो, और सर्वाइकल आपकी पूरी बॉडी का सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है, और यहीं से आपका पूरा नर्वस सिस्टम खुलता है। अगर यहाँ की नर्व डैमेज हुई तो आपका हाथ में, पैर में कहीं पर भी पैरालिसिस हो सकता है। तो आपने कैसे चेक करना है? सपोज मान लो ये लेटे हुए, ठीक है, आपने इनके कंधों पे टैप करना है। क्या नाम है? जसप्रीत। जसप्रीत भाई हो, खड़े ही है, ठीक है। कंधे एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप कितनी भी जोर से मारोगे आपको दर्द नहीं होता, या इसमें कुछ टूटने का कोई रिस्क नहीं होता, ठीक है। तो किसी भी पोजीशन में बंदा पड़ा हुआ है, आपने उसके कंधों पे टैप करके उसको पूछना, अगर नाम पता है तो ठीक, नहीं पता है तो भाई साहब ठीक हो, ठीक। अगर होश में है तो जवाब दे देगा, नहीं होश में है तो अगला स्टेप आपने करना है, फिर उसकी पल्स चेक करनी है। पल्स का मतलब उसका दिल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये कैसे करोगे? बहुत ही ज़्यादा आसान है, ध्यान से सुनना बस, ठीक। ये आपका क्या जा रहा है? सांस की नली जा रही है, देखो सबके है, सब लोग देखो अपनी अपनी सांस की नली है कि कहीं घर पे छोड़े जाए, देखो 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 जा रही है, ठीक। इसके बगल में दोनों तरफ ऐसे मसल्स जा रही होंगी, सांस की नली सीधी जाती है और मसल्स ऐसे तिरछी जाती है कि मसल सबके? सर देख लो, आपके घर पे इमरजेंसी आएगी, मेरे को याद करोगे, मैंने बताया था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। यकीन मानो मेरे का हो चुका है। मेरे हॉस्पिटल में एक बंदा आया था, डीएवी कॉलेज में हम लोगों ने सेशन कराया था, और वो लेकर आया था अपना पेशेंट और बोला था सर मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने आपके सेशन को ध्यान से नहीं सुना था, मेरे घर पे कार्डियक अरेस्ट हुआ। ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा उसको इस बात का, ये गलती मत करना, ठीक है। ये आपकी सांस की नली जा रही है सर, बगल में मसल्स जा रही है, इनके बीच में गैप होगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक छोटा सा गैप होगा, उस पर अपनी ये पहली 2 उंगलियाँ रखो आराम से, धीरे से, ज़्यादा कस के दबानी नहीं है, हल्के से रखो, आपको पल्स फील हो जाएगी। अगर नहीं फील हो रही है तो ये बीच का जो उठा हुआ हिस्सा होता है गर्दन का, ट्रैकिया, इसको हम लोग मेडिकल लाइन में ट्रैकिया बोलते हैं, आप विंड पाइप भी बोल सकते हो। यहाँ पर उंगली रख के किसी भी एक तरफ गड्ढे पे आप खिसका दो अंदर, गड्ढे के सर बीच में नहीं फील होगी, साइड में फील होगी। हाँ, इस पर रख के धीरे से साइड में खिसका दो इस गड्ढे के अंदर, फील हो रही है? हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? सबके पल्स है, सारे जिंदा हो, कंफर्म, ठीक है। अगर पेशेंट बेहोश है, अब सुनो काम के ध्यान से बात, मजाक खत्म। अगर कोई मरीज या कोई इंसान बेहोश है लेकिन उसकी सांस चल रही है और पल्स चल रही है, ठीक है, क्या क्या चल रहा है? पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। अगर ये दोनों चीज़ें चल रही है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो रिकवरी पोजीशन दिखाई थी उस पर पेशेंट को लिटा दो और उसके बाद एम्बुलेंस को कॉल कर दो, दैट्स इट। समझ में आ रही बात? अगर सांस नहीं चल रही या पल्स नहीं चल रही तो इसका मतलब है पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, उसको आपको फिर सीपीआर देना पड़ेगा। वो कैसे देंगे हम इस डमी पे आपको बताएं। समझ में आ रही बात? दूसरी चीज़, अगर कोई पेशेंट गिर जाता है, अभी हम फॉल की बात कर रहे हैं तो हम फॉल की ही बात करेंगे। फॉल पे हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को भी ले लेते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, बाइक से गिरे, अक्सर मैंने नोटिस किया लोग हेलमेट नहीं लगाते। बाइक से भी गिरने में यही होता है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा आपका सर और सबसे ज़्यादा चोट आएगी आपके सर पे। होगा यही, पेशेंट तुरंत या तो बेहोश हो जाएगा या अपना कंट्रोल खो देगा। दोनों ही कंडीशन में आपको यही चेक करना है कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं और उसकी पल्स चल रही है या नहीं। अगर दोनों चीज़ें चल रही हैं, अगर दोनों चीज़ें ठीक से चल रही हैं तो एक्सीडेंट के केस में आपको तीसरी चीज़ चेक करनी है, उसकी ब्लीडिंग। क्या चेक करनी है? क्या? 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 ब्लीडिंग। ब्लीडिंग मतलब खून का बहना। समझ में आ रही? अगर अंदर अंदर ब्लीडिंग है, इंटरनल ब्लीडिंग है तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अगर बाहर से ब्लीडिंग है तो आपको दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? खून बह रहा दिखेगा ना, सीधी सी बात है। तो अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, सबसे पहला काम आपको ये करना है, उसकी ब्लीडिंग रोकनी है। इनफैक्ट ये समझ लो आप, अगर मैं आपको एक सिनेरियो दूँ कि रोड पे चलते हुए बाइक का एक्सीडेंट हो गया, एक पेशेंट है जिसके सर पे चोट लग गई, बेहोश हो गया, उसकी सांस भी नहीं चल रही है, उसकी पल्स भी नहीं मिल रही है, लेकिन ब्लीडिंग हो रही है, तो आप पहले सीपीआर नहीं दोगे। सबसे पहला काम आप करोगे उसकी ब्लीडिंग रोको। किसी भी कंडीशन में किसी भी पेशेंट पर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहली और सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है उसकी ब्लीडिंग को रोकना। और ब्लीडिंग को रोकना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपने। यहाँ से ब्लीड हो रहा है, इसको कस कर दबा दो, दैट्स इट।
अगर यहाँ से ब्लीड हो रहा है, इसको कस के दबा दो, थोड़ी देर दबा के रखो, ब्लीडिंग अपने आप बंद हो जाएगी। कई बार आप खुदा न करे ऐसा कभी हो, लेकिन आप लोग कभी अपने सामने देखोगे किसी का हाथ पैर कट गया। एक्सीडेंट ऐसे सीवियर भी होते हैं कि उसके कोई बॉडी पार्ट्स कट जाते हैं, तो आपने उस कंडीशन में क्या करना है, यहाँ से अगर कट गया तो उसके ऊपर आपने कोई भी चीज़, बेल्ट या रस्सी या धागा या कपड़ा जो भी आपको मिले, उसको बांध के कस के खूब टाइट से बांध दो ताकि ब्लड बाहर ना जाने पाए। क्योंकि अगर आप CPR दे रहे हो, ठीक है, लेकिन ब्लड वहाँ जा रहा है, तो CPR का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आपने फ़ायदा तभी उठाना है जब उसकी ब्लीडिंग को रोकोगे। ठीक, तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी, ब्लीडिंग को रोकना। क्या होगी, क्या होगी, ठीक है। अगर कभी भी किसी का एक्सीडेंट या कुछ होता है तो और ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने उसकी ब्लीडिंग को रोकना है, सबसे पहली प्रायोरिटी है। उसके बाद आपने चेक करना है उसकी सांस और उसकी पल्स। ठीक, जितने भी मेडिकल इमरजेंसीज हैं, हमेशा दो ही चीज़ें चेक करी जाती हैं, रेस्पिरेशन और पल्स। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो पेशेंट के बचने के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। अगर नहीं है तो 90% तक कम हो। समझ में आ रही बात? हम ये चीज़ आपको क्यों बता रहे हैं, सपोज जस्ट इन केस मान लो आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो जाए, या यहीं पर कोई कस्टमर आए और घूमते फिरते, या आपका कोई स्टाफ ही हो, अगर उसको कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, तो जो नियरेस्ट हॉस्पिटल तक आप लेके जाओगे ना उसको, उसमें 20 मिनट लगेंगे, उससे कम नहीं लगेगा, 20 मिनट लगेंगे। हमारे पास पेशेंट की जान बचाने के लिए 3 मिनट हो। कितने? क्या पॉसिबिलिटी है कि तुम 3 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचा सको? नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं गोल्डन आवर। गोल्डन आवर मतलब अगर इस टाइम पे पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल गया तो उसके बचने के चांसेस 90% बढ़ गए। नहीं मिला तो 90% कम हो। इसलिए आपको ये ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आपको 3 मिनट का टाइम बहुत क्रूशियल होता है, आप उसको संभाल लो। समझ में आ रही बात? अभी तक हमने 3 चीज़ें कवर करी है। पहला इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, दूसरा पेशेंट का फॉल, गिरना, और तीसरा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। चौथा हम इसी के साथ मिलाकर कवर कर लेते हैं फ्रैक्चर। कभी कोई गिरेगा तो अक्सर उसके फ्रैक्चर हो जाता है। कोई भी बोन टूट सकती है, किसी की भी कभी भी टूट सकती है, आपको अंदाज़ा नहीं होता आपकी बोन डेंसिटी कितनी है, आपकी बोन्स कितनी मजबूत है, कोई आइडिया नहीं होता। इनफैक्ट आप देखोगे कि अच्छा खासा हल्का तगड़ा इंसान है, गिरा और उसका कंधा उतर गया, ऐसे चल गया तुरंत। तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज़, अगर आपको मालूम है कि स्पेसिफिकली कहीं पर चोट लगी है, जैसे कि अगर मैं ऐसे करके गिर जाऊँ तो मेरे पैर पे चोट लगी, मेरे सर पे चोट नहीं लगी है, मेरे गर्दन पे चोट नहीं लगी है, मेरे हाथ पे चोट नहीं लगी है, या अगर मैं ऐसे करके गिर जाऊँ, मेरे सर और गर्दन पे चोट नहीं लगी है, मेरे हाथ पे चोट लगी है, तो आपको सिर्फ उस पार्ट को हिलने डुलने से रोकना है। कोई एक लोग आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर, आ जाओ, तो समझ फटाफट आ जाओ, सुनो इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? कुलविंदर जी। चलो शाबाश। अगर इनके हाथ पे चोट लगी है, सपोज ये बाइक से जा रहे थे, किसी ने इनको टक्कर मार दी, ये गिर गए और इनके हाथ पे चोट लग गई, जो कि आपको डाउट है कि फ्रैक्चर हो सकता है। कई बार ऐसा होगा कि फ्रैक्चर ऐसा होगा कि यहीं से हाथ लटक जाएगा, क्योंकि ये दोनों बोन टूट गई, ये फ्रेम खराब हो गया, यहीं से हाथ लटक गया, तो आपको दिख रहा है कि फ्रैक्चर है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि पतला फ्रैक्चर होगा, या एक बोन टूटी होगी, एक नहीं टूटी होगी, तो उस कंडीशन में भी आपको इस हाथ को हिलने से बचाना है। कैसे हिलने से बचाओगे? बहुत आसान है। कोई लकड़ी, कोई लोहा, कोई भी टुकड़ा किसी चीज़ का जो सॉलिड हो, जो मोड़ना है, जैसे ये माइक मोड़ नहीं सकता ना, ये सॉलिड है। और अगर मुझे डाउट है कि इनके हाथ में या कलाई में चोट लगी और मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लगा दूंगा और इसको फिर हम कस के बांध देंगे। उससे क्या होगा, इसके सपोर्ट से ये मूव नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? आया ना? ठीक है। या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा आपको मिल जाए, या कोई ऐसी सॉलिड चीज़ मिल जाए जो घूमे ना, टूटे ना, उसको आप इसको लगाकर सिक्योर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, लेट जाओ, साफ है, आज ही साफ करवा के लगाया हमने। ठीक, सपोज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और ये जनाब ऐसे गिर गए। 2 चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। 2 चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पहली चीज़, इनको ऐसे हिलाना नहीं। ठीक है, कोई बेहोश होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे हिला के चेक करते हैं। ध्यान से देखो, सारे खड़े हो जाओ, जितने बैठे सारे खड़े हो जाओ फटाफट। जो लोग पीछे सर इधर आ जाओ जल्दी से, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सारे लोगों को दिख रहा है? ओके, ध्यान से देखो, जब मैं इनको शोल्डर से पकड़ के हिला रहा हूँ तो इनकी गर्दन और सर को क्या हो रहा है? मूव कर रहा है? यस और नो? हाँ,
और अभी मैंने बताया था कि सर्वाइकल आपका सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है, और अगर यहाँ पे चोट लगी है और यहाँ से जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड गई है उसमें डैमेज हुआ है, तो आप ऐसे जैसे हिलाओगे ना इनको, तो इनके दोनों हाथ, इनका पेट, इनके पैर, इनके अंदर के ऑर्गन्स और इनका दिल, कहीं पर भी पैरालिसिस इमीडिएटली हो जाएगी। समझ में आ रही बात? यस और नो? तो कभी भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में या पेशेंट के फॉल पे या कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, पेशेंट को कंधे से हिला के नहीं चेक करना। मैंने आपको क्या बताया? शोल्डर टैप करो। मैं जब शोल्डर टैप कर रहा हूँ तो इनको मूवमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, गर्दन सिक्योर है, लेकिन ऐसे करने पे हो रहा है। ठीक है, तो आपने रिस्पॉन्स भी चेक करना है, तो ऐसे टैप करके करना है। ठीक। दूसरी चीज़, आप लोगों ने जब भी कभी हॉलीवुड मूवीज़ देखी होगी, इंडिया की मूवीज़ को तो छोड़ दो, उसमें टोटल बकवास दिखाते हैं, उससे कभी कुछ मत सीखना। जब भी हॉलीवुड मूवी देखी होगी उसमें एम्बुलेंस आती है, स्ट्रेचर आती है, और पेशेंट को कहीं भी चोट लगी हो उस पर सर्वाइकल कॉलर बैठाते हैं। देखा हुआ है पेशेंट को शिफ्ट करने से पहले? ये सर्वाइकल कॉलर है। ठीक है, अगर आपके पास सर्वाइकल कॉलर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सर्वाइकल कॉलर जो मेडिकल स्टाफ आएगा, इमरजेंसी स्टाफ, सर इधर चेयर खाली आप बैठ सकते हो, ये आप लोगों के लिए है। जो मेडिकल स्टाफ आएंगे उनका काम रहेगा ये सर्वाइकल कॉलर लगाना, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है तो इनकी नेक को आप सिक्योर कर सकते हो। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये काम करो, बस आपने इतना करना है कि इनको मूव नहीं करना है। जैसे कि कई बार होता है, अच्छा एक चीज़ और, किसी को चोट लगती है जब, तो सबसे पहला रिएक्शन होता है उठो उठो खड़े हो और पानी पियो। दोनों काम कतई नहीं करने, आपने बिल्कुल नहीं करने। क्यों? इस वक्त पूरी बॉडी का ब्लड की ज़रूरत है ब्रेन पे जाने की। अगर ब्रेन पर 3 मिनट तक ब्लड नहीं गया तो ब्रेन के सेल डेड हो जाएंगे, और ब्रेन के सेल इकलौते ऐसे सेल होते हैं जो कभी रिकवर नहीं करते। एक बार डेड हो गए तो हो गए। तो इस वक्त पूरी बॉडी का फ्लो कहाँ जाना है? ब्रेन पे जाना है। तो कंडीशन एक और ले लेते हैं, अगर कोई पेशेंट खड़े खड़े उसको चक्कर आ गया, बीपी लो हो गया और वो गिर गया, उसको कहीं कोई चोट नहीं लगी लेकिन वो सिर्फ बेहोश है, सांस चल रही है, पल्स चल रही है, तो आप लोग क्या करोगे? आप पेशेंट को ऐसे ही लिटा दो, खड़ा नहीं करना, मुंह में कुछ नहीं डालना, आप उसके पैरों को फोल्ड कर दो। ठीक है, पैरों को फोल्ड करने से क्या होगा? जो ब्लड का फ्लो है पैरों की तरफ कम हो जाएगा और ब्रेन की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? 1 से 3 मिनट के अंदर पेशेंट को अपने आप होश आ जाएगा। ये तब करना है जब पेशेंट की सांस, पल्स वगैरह सब ठीक ठाक चल रही है। ठीक है, नहीं तो आपने क्या करना है, अगर इनके हाथ में, पैर में कहीं पे आपको क्लियर कट फ्रैक्चर दिख रहा है या फिर वहाँ पर आपको चोट दिख रही है, जैसा मैंने बताया, कोई भी सॉलिड चीज़ उस पर बांध कर उसको टाई अप कर दीजिए, या फिर इनको स्ट्रेट रखिए, मूव नहीं करिए। और अगर आपने मूव करना भी है तो आप कैसे करोगे? जैसे आप, ये तो रोड में पड़े हैं, हम रोड पे तो इनको नहीं छोड़ सकते, और सीन सेफ्टी भी हमको देखना है। रोड पर हम कभी भी फर्स्ट एड नहीं दे सकते, हमें इनको सबसे पहले रोड से किनारे लेके आना है। तो हम इनको कैसे लेके आएंगे? उसकी ट्रिक भी आप समझ लो। 2 लोग आ जाओ ऊपर, कोई भी 2 लोग आ सर, पैर सीधे कर लो, लेटो लेटो आराम करो, ड्यूटी पे सो रहे हो आप, कोई छोड़ो। एक लोग और आ जाओ, चलो कोई भी आ जाओ, चलो आ जाओ शाबाश। जब भी कोई एक्सीडेंट होगा रोड पे, आपको पब्लिक बहुत सारी मिल जाएगी। ठीक है, आपने किसी भी 2 लोगों को कहना, एक लोग पैर पे जाओ, एक इधर आ जाओ सर। अब हम यहाँ पे 3 लोग हैं, हम इनको कैसे उठाएंगे और कैसे हम इनको शिफ्ट करेंगे, उस पर एक ही चीज़ ध्यान रखने वाली है कि इनकी जो स्पाइनल कॉर्ड पूरी सर से लेकर कमर तक, ये हिस्सा बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, ये हिस्सा मूव नहीं करना। जैसे कि अगर हम इनको अकेले उठाने की कोशिश करेंगे, हम इनको ऐसे करके इधर से खींच देंगे तो ये टेढ़ा हो गया, मूव हो गया। अब यहाँ पे कहीं भी चोट हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो सकती है, हमें ये नहीं करना। हमें सिर्फ इनको क्या करना है, हमें इनको सीधा रख के मूव करना है। कैसे सीधा रखेंगे, इसको ध्यान से देखो। जिसने भी नेक को सिक्योर कर रखा है उसको ताकत नहीं लगानी बिल्कुल, उसको सिर्फ इनकी बॉडी को सीधा रखना है। ताकत लगाने का काम ये दोनों लोग करेंगे। ठीक है, अब हम इनको उठाएंगे कैसे? काउंटिंग करके 1 2 3 करके। 3 पे उठाना है, 2 सीधे रहे यार, तेरा एक्सीडेंट होगा तो
उसको पता ही नहीं इसका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है? मेरा ही एक्सीडेंट हुआ था, अस्पताल लेके जा रहे थे। आयुष्मान कार्ड है? बस ठीक है, हमारा काम। अपने सिविल को सिक्योर करना है, मूव करो। थोड़ा बहुत मूवमेंट हुआ है यस, लेकिन आपके पास वॉलंटियर और भी होंगे। लेकिन क्या हुआ, नेक, हेड और स्पाइन सीधी है। यही चीज़ कोशिश करनी है जब भी आप पेशेंट को मूव करोगे तो आपने ये 3 चीज़ें सीधी रखनी ताकि इसकी स्पाइन की इंजरी ना आए। और जब भी मेडिकल स्टाफ आएगा तो सबसे पहला काम करेगा इनको सर्वाइकल कॉलर करना। कितनी बार समझ में आती है? ओके, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है एक्सीडेंट में? पहला, कंधे से हिलाना नहीं है, बिल्कुल नहीं, चाहे बेहोश हो कुछ भी हो, कंधे से हिलाना नहीं आता उसको। दूसरा, आपको इसको मूव करते टाइम गर्दन पे जोड़ना। अभी कई बार क्या होता है ना, मैंने देखा आपके सामने लोगों को ऐसे करते हैं। उन लोगों को हीरो बनने का बड़ा शौक होता है, मैं सब अकेले कर सकता हूँ, ऐसे करते हैं। देखा होगा आपने कई बार किसी को, है ना? कई बार आपने देखा होगा ऐसे बेल्ट पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे, खींच देंगे, गर्दन वहीं रह गई, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। ये बहुत रिस्की कंडीशन होती है क्योंकि इस पर स्पाइन का डैमेज बहुत सीवियर होता है। उसकी वजह से जो उसको पैरालिसिस होगा ना, उसकी रिकवरी नहीं होगा। ठीक है? क्यों? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है यार, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है भाई, तुम लेटो आराम से। ठीक है? अभी जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम्हें डिस्चार्ज करेंगे, अभी तुम यही रहो। आप लोग को समझ में आ रहा है? स्पेशली समझ में आ रहा है क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? मेरा पर्पस सिर्फ आपको ये बताना नहीं कि आप क्या करें, आपको समझ में आना चाहिए कि हम आप ऐसा क्यों करें। ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, चेक करना है ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकना कैसे? कोई भी कपड़ा ले लीजिए, अपने रुमाल ले लीजिए या कोई भी चीज़ जो भी आपके पास हो, जहाँ कहीं भी ब्लीडिंग है वहाँ पे रख के इसको बस आप कस के दबा लीजिए। अगर आपको ग्लव्स मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते तो कोशिश ये करिए कि आप उसके ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से बचें। स्पेशली अगर आपके हाथ में कोई कट लगा है, हाथ में छीला है या कोई ब्लीडिंग आपकी हुई है तो फिर आप उस ब्लड को कॉन्टैक्ट में मत आइए, क्योंकि हो सकता है उनको कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जो आपको हो सके। जैसे मेरे हाथ में यहाँ पे कान पे कट लगा हुआ है तो मैं इस हाथ से इनकी ब्लीडिंग को नहीं रोकूंगा क्योंकि मुझे इनके वायरल मार्कर नहीं पता, तो मैं इस हाथ से रोक सकता हूँ क्योंकि इसमें मेरे कोई कट नहीं लगा। स्पेशली जो घर में लेडीज़ काम करते हैं, सब्जी काटते हैं तो कैसे करके, तो यहाँ पे कट्स लगे होते हैं, तो उस हाथ से ब्लीडिंग नहीं रोकनी। ये थोड़ा सा एहतियात रखना है ताकि आप इन्फेक्शन से सेफ हो। ब्लीडिंग रोक लिया आपने, उसके बाद फिर आपको चेक करना है बंदा सांस ले रहा है, सीना उठ रहा है तो सांस ले रहा है, पल्स चेक करनी है। पल्स चेक करो अपनी सब लोग फिर से, कहाँ रखनी थी उंगली, कैसे रखनी थी, चलो चलो शाबाश। ठीक है? ओके, पल्स चल रही सबकी, इनकी भी पल्स चल रही है, ये भी सांस ले रहे हैं लेकिन बेहोश है, कोई बात नहीं, आप इनको सीधे लिटाए रखिए। इस कंडीशन में अगर इनको नेक इंजरी हुई है आप रिकवरी पोजीशन नहीं दोगे, इतना ध्यान रखिए। ठीक है? रिकवरी पोजीशन दोगे तो फिर से गर्दन घूम जाएगी, प्रॉब्लम हो सकती है। इस कंडीशन में ये करें, समझ में आ रही बात? उसके बाद इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सके आप एम्बुलेंस बुलाइए और इनको शिफ्ट कराइए। एम्बुलेंस में पेशेंट को शिफ्ट कराने की भी जहमत आपकी नहीं होनी चाहिए, वो लोग खुद अपने स्टाफ को शिफ्ट करा देते हैं, उनको मालूम है ट्रिक कैसे करनी होती है, वो अपनी ट्रिक से शिफ्ट कराते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आ गई सर्वाइकल कॉलर क्या होता है? ठीक, सर्वाइकल कॉलर नहीं है अगर तो क्या कर सकते हो, अगर पॉसिबिलिटी है कोई लकड़ी का तख्ता मिल जाए अगर आपको, या कोई सॉलिड चीज़ मिल जाए तो इनके सर के नीचे कंधे तक ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन उसको कस के गर्दन पे बांध मत देना। ये गर्दन घूम तो नहीं रही लेकिन दब गई, सांस नहीं आ रही है उसको। ठीक है? बस खाली घटना है सपोर्ट की। समझ में आ रही बात? चलो भाई ठीक होगा, डिस्चार्ज हो जाओ, बिल पे करके जाना आप लोग भी। अच्छा, यहाँ मॉल पे ना एक फ़ायदा और होगा आपको, अगर आपको सर्वाइकल कॉलर नहीं मिलता तो आप लोगों ने देखा होगा जो ट्रैवलर्स होते हैं फ्लाइट में लंबी जर्नी करते हैं, वो यहाँ पर एक ब्लैक कलर का कुछ लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको मुझे पता नहीं, क्या बोलते हैं, नेक पिलो। उससे उसका भी पर्पज़ ये होता है कि मूवमेंट ना हो, आप उसको भी यूज़ करवा सकते हैं। मॉल है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाए। यहाँ तक क्लियर है? इतनी बात समझ में आती है? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं? ओके। चलो, CPR पे आने से पहले मैं एक कंडीशन और आपके सामने ले लेता हूँ। सपोज़ किसी को अगर मिर्गी के झटके आने लगे, बहुत से पेशेंट्स होते हैं
पहली बात तो ये कि उन पेशेंट के साथ ना हम लोग प्रॉब्लम ये होती है कि हम उनको कुछ अलग से ट्रीट करते हैं, हम उनको दूर रहते हैं उनसे, कोशिश करते हैं उनसे दूर रहें। जैसे कि एक बार मैं सड़क पे जा रहा था, हमारे सड़क पे साइड में एक पेशेंट लेटा था और उसको ऐसे झटके आ रहे थे। बाकी लोग जितने निकल रहे थे उनको ये लग रहा था इसने ज़्यादा नशा कर लिया है, इस वजह से इसको ये हो रहा है। लेकिन हम क्योंकि मेडिकल स्टाफ हमने डायग्नोस कर दिया कि इसको सीजर्स आ रहे हैं, और सीज़र आने पे दो चीज़ें सबसे ज़्यादा कॉमन होती हैं। कभी भी किसी को भी सीज़र आए, झटके आए ना, तो दो चीज़ें हमेशा याद रखना। पहली चीज़, वो पेशेंट क्योंकि ऐसे ऐसे शेक कर रहा होता है, ऐसे, ठीक है। आजकल ये डांस फॉर्म भी है, ब्रेक डांस करते हैं लोग ऐसे ऐसे करके, लेकिन ये अपना डांस नहीं है, ये सीजर्स आते हैं पेशेंट को। तो उसमें क्या होगा, कई बार उसको झटके लगेंगे और कई बार वो अपना सर इधर उधर मार लेगा या हाथ इधर उधर मार लेगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, ये जीभ है ना, जीभ सबके है, आ करो, दिखाओ 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 दिखाओ, शाबाश, जीभ दिखाओ सारे लोग, बाहर निकाल के दिखाओ छोटू, हाँ ठीक है। ये क्या होता है, अभी ये हमारे कंट्रोल में है, तो उसकी वजह से वो अंदर है, सिक्योर है। लेकिन जब आपको सीजर्स आते हैं ना, तो इसका कंट्रोल छूट जाता है। तो क्या होता है, ये ऐसे आ जाती है। अगर आप इस तरफ झुके तो एक, अगर इस तरफ झुके तो ऐसे। अब क्या होगा, जब आपको झटके आ रहे होते हैं तो आपके जो ये है जॉ, ये भी तो काम करेगा झटकों पे, तो क्या होगा, ऐसे करेगा। और अगर ये जीभ दांतों के बीच में आ गई तो ये कट जाएगी। लिटरली हम लोगों ने जीभ की स्टिचिंग करी है, क्योंकि वो लगभग 90% कट गई थी, है दांतों के बीच में आके 3 जगह से कट गई थी और इतनी सी बची थी खाली, बाकी पूरे की हमें स्टिचिंग करनी पड़ी थी। वो सीजर की कंडीशन बहुत ज़्यादा टिपिकल होती है। आपको सीजर्स में कैसे पेशेंट को मैनेज करना है कौन बताएगा, किसी को आइडिया है? मैं तो भूल गया, मेरा सिलेबस मैं तो भूल गया। कैसे करोगे मैनेज? आपके सामने अगर किसी को झटके आ रहे हैं तो आप कैसे मैनेज करोगे? कभी किया तो होगा। अच्छा, आपका नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होगा? सबसे पहले नेचुरल अपने आप से भी कोई रिस्पॉन्स करोगे ना, किसी को झटके आने लगे तो क्या करोगे? सोचो सोचो, छोड़ो। अगर तुम्हारे सामने किसी को झटके आने लगे क्या करोगे? तुरंत भाग के जाएंगे, पापा को बुलाएंगे, है ना? ये आपका नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं है। इसमें भी आपको 2 काम बिल्कुल नहीं करने। 2 काम क्या नहीं करने? पहला काम, पेशेंट को झटके आ रहे हैं, उसके हाथ पैर ऐसे चल रहे हैं, आपने उसको रोकना नहीं, उसको पकड़ के दबा के रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, वो उसकी मसल्स बिल्कुल खिंची हुई होती है, बिल्कुल खिंची हुई मसल्स होती है। वो रोकोगे ना आप तो मसल में टीयर आ जाता है, मसल्स लिटरली फट जाती है, जैसे कपड़ा फटता है ना, वैसे मसल्स भी फट जाती है। तो इसलिए आप जब भी किसी को झटके आ रहे हैं उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी। दूसरा, जूता सुंघाना, चप्पल सुंघाना, प्याज सुंघाना, ये सारी चीज़ें फिल्मों में चलती हैं, रियल लाइफ में इसका कोई खास फायदा नहीं होता। मुझे नहीं पता कि लॉजिक कहाँ से आया कि कोई चीज़ उसको सुंघा दो, सुंघाने तो मिर्गी खत्म हो जाएगी। मिर्गी क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे दिमाग में करंट चलता है, हमारी पूरी बॉडी करंट पे चलती है, हमारे दिमाग में भी करंट चलता है। अब ये करंट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने लगता है। शॉर्ट सर्किट मतलब जो करंट ऐसे सीधे सीधे जाना चाहिए था वो ऐसे ना जाके ऐसे ऐसे जाता है, या फिर बिल्कुल जा ही नहीं रहा, वापस आ रहा है, या कुछ भी हो सकता है। तो सीधा करंट पास नहीं होता, इसकी वजह से बॉडी कंफ्यूज हो जाती है उसे करना है उसकी, और ये पूरे ब्रेन पे हो रहा है, तो उस वजह से उसको अचानक से झटके आने लगते हैं, वो समझ नहीं पाता क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये बहुत सारी कंडीशंस पे होता है, इसके सीजर्स के बहुत सारे टाइप्स भी हैं, उस पर डिटेल में नहीं जाते। क्या नहीं करना है, 2 चीज़ें मैंने बता रहा हूँ। पहला, आपको उसको रोकना नहीं है, पकड़ना नहीं है, ऐसे जकड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको ऐसे करके दबा लोगे और उसको झटके आ रहे हैं ऐसे करके, तो उसके मसल्स में टीयर आ जाएगा। दूसरी चीज़, आपको उसको कुछ सुंघाना नहीं है, कुछ भी उसके मुंह में नहीं डालना, कोई भी चीज़ उसको खाने पीने को तो बिल्कुल नहीं देना। करना क्या है, 2 ही चीज़ें करनी है। पहला, उसको आप सीधा खड़ा होगा तो झटके आ रहे तो हो सकते गिर पड़े, तो इससे पहले कि वो गिरे आप उसे चुपचाप से ऐसे लिटा दो, ठीक है। लिटाने के बाद क्या करोगे, झटके आ रहे तो एक कहीं कहीं पर हाथ पैर मारेगा, सर भी मारेगा, तो जहाँ पे चोट लगने की संभावना है उन जगहों को आप सिक्योर करो। कैसे सिक्योर करोगे? छोड़ो, अजय जल्दी से आ जाओ। क्या नाम है? नीरव। नीरव, कौन सी क्लास में हो?
सेकंड क्लास में हो, चलो एक डेमो करके दिखाओगे मेरे लिए? एक छोटा सा डेमो करके दिखाते हो, ठीक? बट अब अगर इसको जस्ट इन केस इसको सीजर्स आ रहे हैं तो हमने क्या किया, लिटा देना है, ठीक? किसी भी पोजीशन में वो लेट रहा है क्योंकि बॉडी उसकी अकड़ी हुई है, तो दाहिने बाएं कैसे भी लेट रहा है कोई इशू नहीं। आपको दो चीज़ें सिक्योर करनी है। पहला उसका सर, ये हेड है, मैंने हाथ लगाया हुआ है, इसको कितने भी कहीं भी झटके आएंगे इसको चोट नहीं लगेगी, ठीक है? दूसरी चीज़ इसके हाथ और पैर, हाथ और पैर में कौन कौन सी जगह है? एक एल्बो, ये जो कोहनी है, क्योंकि अगर ये ऐसे लेटा है और इसको दर्द आ रहे हैं, जैसे कि ऐसे ऐसे करेगा तो यहाँ पे लग सकता है, ये यहाँ पे लग सकता है, ये चीज़ यहाँ पे लग सकती है, और ये नी। तो 4 पॉइंट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा चोट आने की पॉसिबिलिटी है, 1, 2, 3 और 4। इन 4 चीज़ों को आपको सिक्योर करना है कि वो दीवार पे या ज़मीन पे मार के चोट ना लगा ले। 5वां उसका हेड। अगर आप अकेले हैं, इन चारों को भूल जाइए, आपने हेड सिक्योर करना, क्योंकि इन चारों की रिकवरी पॉसिबल है, हेड की रिकवरी बहुत मुश्किल है। समझ में आ रही बात? यस और नो? ठीक। दूसरी चीज़ मैंने बताया उसकी ज़बान को बचाना। ज़बान को कैसे बचाओगे? तो ऐसे बैठ जाओ, शाबाश। इनकी तरफ देखो, इन्होंने कभी सुंदर लड़का नहीं देखा, ऐसे देखो, ठीक है? ज़बान को बचाना बहुत आसान है। उंगली डालने की कोशिश मत करना, नहीं तो उसकी ज़बान तो बच जाएगी, आपकी उंगली चली जाएगी, ठीक? और अगर वो नॉनवेज नहीं खाता हुआ तो जब वो ठीक होगा तो आपके ऊपर केस कर देगा, क्योंकि आपने उसको अपना नॉनवेज खिला दिया। ये रुमाल है, आपने इसका रोल बनाना है, ठीक? रोल बनाने के बाद पेशेंट के मुंह पे ऐसे रखना है। अब क्या पेशेंट को झटके आ रहे हैं ना, तो उसके ये मसल्स बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट है, हार्ड है, तो उसकी वजह से आप उसका मुंह तो नहीं खोल सकते, लेकिन बीच बीच में अपने आप मुंह खुलेगा, ठीक है? आपने इसको रखना है और हल्का से ऐसे प्रेस करते रहना है। तो जैसे जैसे उसका मुंह खुलेगा, थोड़ा बहुत रुमाल अंदर जाएगा। याद रखो, रुमाल उसके गले में फंसाना आपका टारगेट नहीं है, आपका टारगेट है ज़बान बाहर नहीं आनी चाहिए। समझ में आ रही बात? तो हम इसको कैसे सिक्योर करेंगे? हमने एक हाथ से इसका सर सिक्योर कर लिया, दूसरे हाथ से हमने रुमाल यहाँ रख लिया और इस पर हल्के से, उंगली बीच में नहीं करना, नहीं तो उंगली अंदर चली जाएगी। इसको साइड में ऐसे रख के हल्का सा दबा लेंगे, तो उससे क्या, जितनी बार भी ये खुलेगा मुंह उसका, तो उसकी ज़बान बाहर नहीं आएगी और ये रुमाल धीरे 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 उसके दांत के बीच में चली जाएगी। और जब तक इसके झटके आ रहे तब तक आपको ये चीज़ सिक्योर करके रखनी है, ठीक? इमीडिएटली ये कंडीशन ऐसी है जिसको आप और कुछ मैनेज नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेटली इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें तुरंत मेडिकेशन देना ही इकलौता सोल्यूशन है। तो आपको इमीडिएटली हेल्थ केयर को इन्फॉर्म करके मेडिकल इमरजेंसी बुलानी ही पड़ेगी। तब तक के लिए इस सुंदर से बच्चे का सर, जॉइंट्स और ज़बान, इतनी चीज़ें आपको सिक्योर करके रखें। ज़्यादातर केसेस में जो झटके आते हैं वो कुछ सेकंड्स के लिए आते हैं। अगर झटके 30 सेकंड से ज़्यादा आ रहे हैं तो ये मान के चलो बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है, और अगर झटके आए, ख़त्म हो गए, फिर तुरंत आ गए, तो भी ये बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है? ज़्यादातर कंडीशन में आपको 30 सेकंड तक ही इसको मैनेज करने का टाइम है, उसके बाद वो अपने आप थोड़ी देर के बाद सही हो जाएगा। सही होने के बाद ज़्यादातर केसेस में पेशेंट बेहोश नहीं होगा, कॉन्शियस रहेगा, लेकिन कन्फ्यूज हो, उसको नहीं पता होगा वो कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ। तो आपने उसको कुछ नहीं करना, बस आपने जो रिकवरी पोजीशन मैंने बनाई थी ना, उस रिकवरी पोजीशन में उसको लिखा देना, क्योंकि सीजर्स के बाद थूक आना बहुत कॉमन है और वो चीज़ आपको एस्पिरेशन करा देती है, जिसकी वजह से आपका रेस्पिरेशन होता है, ठीक है? सीजर्स में क्या नहीं करना है? पहला, ऐसे करके दबाना नहीं है, रोकना नहीं है सीजर, आ रहे झटके आने में। दूसरा, आपको इसको मुंह में कुछ नहीं डालना, सुहाने उगाने की कोशिश नहीं करनी। क्या करना है? आपके एक जो पॉइंट्स है जहाँ चोट लग सकती है उसको सिक्योर कीजिए। दूसरा, ज़बान को कटने से बचाइए और वेट कीजिए सीजर्स के खत्म होने का, और इमीडिएटली मेडिकल इमरजेंसी को कॉल करके उनको पेशेंट को हैंड ओवर कर दीजिए। टाइम ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि किस टाइम सीजर शुरू हुए और कितने सेकेंड तक चले। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, आपके लिए नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होता है, क्योंकि उस हिसाब से हमें इसका ट्रीटमेंट प्लान करना होगा। अगर छोटे मोटे सीजर हैं तो फिर हम उसको छोटी मोटी मेडिकेशन देके मैनेज कर सकते हैं या फिर से काम चल जाएगा। अगर ज़्यादा बड़ा सीजर है तो फिर हमें दूसरे मेडिकेशन नहीं जाना। समझ में आ रही बात? क्या नाम बताएगा? नीरव। नीरव के लिए जोरदार ताली हो जाए। समझ में आती बात? पक्का? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं? क्या आप में से किसी के घर में कोई ऐसा पेशेंट है जिसको सीजर आया हो कभी? नहीं है? चलो
भगवान न करे कभी किसी को भी आए, बहुत बहुत ख़राब कंडीशन होती है। और उससे भी ज़्यादा अगर किसी छोटे बच्चे को ये कंडीशन होती है ना, तो और भी ज़्यादा खराब हो जाती है, वो लॉन्ग टर्म में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो एक बार सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े 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 फटाफट फटाफट, पीछे घूमो, पीछे घूमो, पीछे। वो सामने जो लिखा हुआ है ना जोन, उसके ऊपर क्या लिखा है? जोर से बोलो। उसके ऊपर क्या लिखा है? और सबसे ऊपर क्या लिखा है? क्या लिखा है? जोर से बोलो, कस के जोर से। प्रेजेंटिंग। प्रेजेंटिंग, शाबाश। अब अपने राइट साइड में देखो, दाहिने साइड देखो सब लोग, सारे लोग राइट साइड में देखो। ये जो सर खड़े हैं इनकी शर्ट किस कलर की है? इधर राइट साइड में देखो सारे लोग, इन सर की शर्ट किस कलर की है? कौन सी? जोर से, जोर से और जोर से। चलो सामने देखो मेरी तरफ। गुड मॉर्निंग। बैठो। नींद चली गई? नींद तो नहीं आ रही किसी को? नहीं तो मैं और कुछ भी पढ़वा सकता हूँ। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, नींद चली जाती है। ओके, आपके सिर्फ 3 टॉपिक बचे। पहला फायर सेफ्टी, कि अगर आग लग जाए तो क्या करना है, और अगर उस आग से कोई जल जाए तो क्या करना है। दूसरा, किसी को अगर स्ट्रोक आए तो क्या करना है। और तीसरा, हार्ट अटैक और CPR। अगर आप चाहो तो मैं कंटिन्यू करूं, अगर आप चाहो तो 30 सेकंड का ब्रेक लें। क्या करना है हमें? कंटिन्यू करें? 100% पक्का? चलो ओके। सर फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए। हाँ, कोई सा भी ले लो, कहीं से भी ले लो, कोई इशू नहीं। फायर सेफ्टी और बर्न पे आने से पहले हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ले लेते हैं जिसे कहते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक में क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा, पेशेंट अभी बिल्कुल ठीक ठाक था, उसकी आधी बॉडी में पैरालिसिस हो गया अचानक से। आधी बॉडी काम करना बंद कर दी, या इस साइड की या इस साइड की, या आधी बॉडी के हाथ या आँख या कोई चीज़ काम करना बंद कर दिया। ये होता क्या है, आपका जो ब्रेन होता है 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, अगर किसी भी एक ब्रेन के साइड में कहीं पर भी ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाए तो वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँचने की वजह से उसके जो ब्रेन के सेल हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, और उस एरिया का ब्रेन बॉडी के जिस पार्ट को कंट्रोल करता है वो पार्ट काम करना छोड़ देता है। बिल्कुल क्लियर, सीधी सी बात है। 2 तरह से स्ट्रोक होता है। पहला, या तो ब्लड की सप्लाई रुक जाए, या फिर वहाँ पर ब्लड जहाँ पे जा रहा है उस वेन में या उस आर्टरी में डैमेज हो जाए और ब्लीडिंग हो जाए। इसको बोलते हैं हैमरेज। हैमरेज मतलब ब्लीडिंग। ठीक, अगर ब्लीडिंग हो गई, पानी आगे नहीं पहुँच पा रहा, अगर पानी का लाइन ही ब्लॉक हो गई तो भी नहीं पहुँच पा रहा, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, आपको उस पार्ट में ब्रेन में ब्लॉकेज आ जाएगा और वो पार्ट बॉडी के जिस हिस्से को कंट्रोल करना है वो कंट्रोल छूट जाएगा, वो काम करना छोड़ देगा। इतनी बात समझ में आती है? किसी पेशेंट को स्ट्रोक होगा या नहीं होगा इसको जानने का कोई तरीका नहीं है। कभी भी किसी को भी किसी भी वजह से स्ट्रोक हो सकता है, कोई एज ग्रुप हो, चाहे कहीं की भी नेशनलिटी हो, कुछ भी हो, कभी नहीं कहा जा सकता कि इनको स्ट्रोक नहीं होगा या इनको स्ट्रोक नहीं होगा। सेम थिंग गोज फॉर हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। नहा के आए हो भाई, देखो मेरे को, नहाने के बाद दोपहर में मुँह भी धोएगा। स्ट्रोक कभी भी किसी को भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। स्ट्रोक को पहचानना बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका शॉर्ट फॉर्म है फास्ट। क्या है? क्या है? क्या है? फास्ट। फास्ट की स्पेलिंग होती है FAS। शाबाश। F में क्या होता है? फेस। फेस में आपके 2 चीज़ें आपको सबसे कॉमन मिलेंगी, आपकी आंखें और आपके लिप्स। जब कभी भी स्ट्रोक होगा तो आपके फेस के आधे हिस्से की ये आंख जो है ना, ये ऐसे ड्रॉप हो जाएगी, नीचे गिरने लगेगी, आपका इससे कंट्रोल छूट जाएगा। दूसरी चीज़, आपकी आंखों का विजन आपको ब्लर दिखने लगेगा, या फिर कोई अजीब सा दिखना शुरू हो जाएगा, ये आंख ठीक से काम नहीं करेगी। और जब आप बोलना चाहोगे या अपने मुंह को चलाना चाहोगे तो आधा तो काम करेगा लेकिन आधा नहीं करेगा। देखा होगा आप लोगों ने, लकवे के पेशेंट बहुत कॉमन होता है, आधा मुँह काम कर रहा है आधा नहीं। तो पहला सिम्टम जो आता है वो बॉडी में आता है फेस। फेस में आधे हिस्से में आपकी आंख और आपके लिप्स काम करना छोड़ देते हैं। ठीक, समझ में आ रही बात? यस और नो? पक्का?
शाबाश, और जोर से। ठीक है, फेस समझ में आ गया। अगर मैं सामने खड़ा हूँ और मैं आपसे बात करते करते मेरी आँख ड्रॉप होने लगे और मेरा ये होश काम करना बंद कर दे, समझ लेना मुझे स्ट्रोक आ रहा है, इमीडिएटली स्ट्रोक आ रहा है। और उस वक्त आपके पास जितनी जल्दी हो सके मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। चाहे मैं ये बोलूँ कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ हुआ, मानना नहीं, सुनना नहीं, तुरंत लेके जाओ। दूसरा सिम्टम क्या आएगा, ए फॉर आर्म, आर्म मतलब हाथ। ठीक है, तो स्ट्रोक आना शुरू हुआ, ऊपर से नीचे तक सिम्टम्स आते हैं, पहले ऊपर के फिर नीचे के। ठीक है, आर्म मतलब हाथ। अभी क्या होगा, इस हाथ से मैंने माइक पकड़ा, अगर मुझे इस साइड में स्ट्रोक आया होगा तो इस साइड में पैरालिसिस होगा, मेरा हाथ ऐसे होने लगेगा, मतलब ताकत खत्म हो जाएगी। और ये हाथ ऐसे, हम खड़े हैं, ये वाली आँख में गड़बड़ हुई, इधर के लिप्स में गड़बड़ हुई और इधर के में होना शुरू हो गया। ये हाथ देखा होगा आप लोगों ने, कई लोगों को जिनको लकवा पड़ता, उनका ये काम नहीं करता, बहुत गंदी कंडीशन होती, बता नहीं सकता है। ठीक, तीसरा आता है एस। एस का मतलब होता है स्पीच। स्पीच मतलब हम आपसे बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, अभी हम साफ साफ बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। अगर मुझे स्ट्रोक आएगा तो मेरे बोलने का पैटर्न खराब हो जाएगा, मैं क्या बोलूँगा मुझे भी नहीं पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोलना कुछ और चाहूँगा लेकिन मेरे मुँह से आवाज़ वैसी नहीं निकलेगी। तो ये होता है स्पीच। और टी का शॉर्ट फॉर्म है टाइम। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, जितनी जल्दी हो सके मेरे को हॉस्पिटल लेके जाओ। अब पंजाब में एक प्रैक्टिस है, बहुत कॉमन है, कि अगर किसी को ये स्ट्रोक हुआ तो तुरंत अफीम की गोली खिलाओ और उसके बाद हॉस्पिटल लेके जाओ। ये नहीं करना, बिल्कुल नहीं। मैंने बताया स्ट्रोक दो तरह से होता है, पहला ब्लड की सप्लाई रुक जाए या फिर हेमरेज हो जाए। अफीम की गोली आपको ब्लड को पतला कर देती है। ठीक, समझना ध्यान से, पतला करने की वजह से जहाँ से ब्लड बह रहा है, हेमरेज हो रहा है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं होगा। और बाहर से देखकर आप कभी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि पेशेंट को इस्कीमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक। कोई सिम्टम ऐसा डिफाइन नहीं कर सकता है कि ब्लड का कनेक्शन रुका है या हेमरेज है, तो वो रिस्क लेना बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ज़्यादातर केसेस जो होते हैं उसमें हेमरेज होता है क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से आपकी जो वेन्स हैं या आर्टरीज हैं वो डैमेज हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को स्ट्रोक बहुत कॉमन होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 180 या 200 या उसके आसपास या उससे भी ज़्यादा जा रहा है और कंटिन्यूसली बना है, तो आपके ब्रेन की वेसल सबसे पतली होती है, वो फट जाती है। हेमरेज जिसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज, सुना है ब्रेन हेमरेज, इसी को बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। तो जहाँ पर भी हेमरेज होगा वहाँ की हिस्सा काम करना बंद करेगा और आपको फ़ौरन स्ट्रोक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया स्ट्रोक कैसे समझना है आपको। और अगर कभी किसी को स्ट्रोक होता है तो अनफॉर्चुनेटली इसमें आप कुछ खास नहीं कर सकते। अफीम की गोली नहीं देनी है, कोई मेडिकेशन नहीं देनी है, बस आप जो सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो वो ये कि जितनी जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल पहुँचाओ, बस दैट्स इट। क्योंकि जब तक ये डिसाइड नहीं होगा कि आगे क्या करना है इसका, वो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, वो हमें ही करना पड़ेगा। उसका सबसे पहला सबसे एडवांस इनिशिएटिव होता है मैनिडॉल इंजेक्शन, जिससे कि ब्रेन में स्वेलिंग ना आए। सबसे पहले हमें ये करना, वो आप चीज़ यहाँ नहीं ले सकते। इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि स्ट्रोक हो रहा है और इमीडिएटली फट से उसको लेकर हॉस्पिटल रश आउट। ये चीज़ क्लियर है। ठीक, सेकेंड लास्ट चीज़ हमारी बचती है फायर सेफ्टी। अगर पेशेंट जल जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक करंट के केस में जलता है, या फिर आप थर्मल बर्न होता है, हीट से जल जाता है, या फिर तीसरा क्या बताया था मैंने, आग, वो तो थर्मल बर्न हो गया। बोलो बोलो, एक होता है इलेक्ट्रिक बर्न, एक होता है थर्मल बर्न। सुना है कभी आपने कोल्ड बर्न सुना है? केमिकल बर्न तो है, केमिकल बर्न ठीक है। तीसरा हो गया केमिकल बर्न, किसी केमिकल से आप जल गए, एसिड से जल गए, ये हो गया केमिकल बर्न। शाबाश, वेरी गुड। ये 3 तरह के बर्न है। चौथा एक और होता है जिसको बोलते हैं कोल्ड बर्न। कोल्ड बर्न का मतलब समझते हो? ठंडे से जल गया। यस एग्जैक्टली, होता है। कई बार आप लोग देखोगे, जब कभी आप लोग अगर यहाँ पंजाब पे रहने वाले हो तो आपको गर्मी में रहने की आदत है। आप अगर कश्मीर जाओ दिसंबर जनवरी में तो आपकी स्किन ऐसा लगता है फट गई है, जल गई है, उसको बोलते हैं कोल्ड बर्न। अगर आप बर्फ़ को लगातार स्किन पे लगा के कंटिन्यूसली रखोगे तो वो कोल्ड बर्न हो जाता है, आपकी स्किन को जला देता है। इसको बोलते हैं कोल्ड बर्न। ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, अभी हम आपको फायर सिलेंडर जलाने के बारे में बताएंगे। इसका एक टाइप होता है CO2 टाइप। CO2 टाइप का सिलेंडर कहाँ है? चलो कोई बात नहीं। एक CO2 टाइप का सिलेंडर होता है जिसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भर के रखते हैं आग को बुझाने के लिए। जब उसको चलाते हैं तो वो इतना ठंडा होकर बाहर निकलता है, इतना ठंडा निकलता है कि अगर वो आपके हाथ के कांटेक्ट में आ गया तो आपके हाथों को जला देगा। ये कोल्ड बर्न हो जाएगा।
या फिर आप लोगों ने कभी देखा होगा पहले कि ड्राई आइस होती थी जिसमें वैक्सीन को गत्तों में रख के ले जाते थे, देखा हुआ है ना, सफ़ेद कलर की बर्फ़ होती थी लेकिन वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसको बोलते हैं ड्राई आइस। अगर उसको भी आप हाथ में पकड़ के ऐसे दाब लोगे थोड़ी देर के लिए तो वो आपके हाथ को जला देता है, ये इतना ज़्यादा ठंडा कर देता है। ठीक है, चलो बर्न के केस में क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहला, अगर आपके पास पानी मिल जाता है, कोई पेशेंट जल रहा है तो उसके ऊपर पानी डालना बिल्कुल डाल सकते हो, डालना चाहिए, क्योंकि हीट की वजह से जो जला है उसको जितना ठंडा कर सको उतना अच्छा है। लेकिन कभी भी जले हुए एरिया पे बर्फ़ डायरेक्ट नहीं लगाना, क्योंकि फिर वो कोल्ड बर्न कर देगा। आप बर्फीला पानी इस्तेमाल कर सकते हो, ठंडा पानी इस्तेमाल कर सकते हो, उससे आप अपना काम चला लीजिए। दूसरी चीज़, जो हम लोग कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि पेशेंट को कंबल में लपेट दो। कंबल में लपेटना ठीक है आग बुझाने के लिए, लेकिन अगर एक बार आग बुझ गई तो फिर उसको कंबल में लपेट के नहीं रखना, उसको तुरंत खोल दो, क्योंकि जो अंदर हीट है, कंबल क्या करता है आपकी हीट को अंदर ट्रैप करके रखता है, वो हीट को बाहर नहीं जाने देता। तो आपने क्या करना है, आग जैसे ही बुझ गई ना उसके बाद आप तुरंत उसको खोल दीजिए, उसको लपेट के नहीं रखें। पानी डाल सकते हैं, डेफिनेटली डाल सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि उससे छाले पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, कोई मतलब नहीं है उस बात का। आपके पास अगर पानी है आप इमीडिएटली डाल दीजिए, नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप आग अगर जल रही है तो उसको बुझाना है, फायर सिलेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा बताया गया कि कंबल डालकर उसकी आग को बुझा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुझाने के बाद क्या चीज़ नहीं करनी है वो ये कि आपकी बॉडी पे छाले पड़ेंगे। जब भी कोई जल बर्न होगा ना तो उसकी बॉडी में छाले पड़ेंगे, जिसमें बहुत से लोग क्या करते हैं उन छालों को फोड़ देते हैं, उसमें से पानी भरा हो तो उसको निकालने की कोशिश करते हैं, ये नहीं करना। प्रॉब्लम क्या होता है, जब बर्न होती है तो आपकी बॉडी की जो स्किन है ये स्किन जल जाती है। ये स्किन आपका डिफेंस है, नेचुरल डिफेंस है। इस स्किन की वजह से आपके अंदर के ऑर्गन्स इन्फेक्शन से बचे हुए होते हैं, और अगर ये स्किन डैमेज हो गई तो फिर आपके अंदर इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जिसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। उसको मैनेज करने के लिए हाई एंटीबायोटिक चलानी पड़ती है, बड़ी दिक्कत होती है उसमें। तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके स्किन जितना ज़्यादा कवर करके रख रही है उसको कवर करके रखने दो। आप ब्लिस्टर्स अगर बन रहे हैं तो वो एक तरह से कवरिंग ही है ना, ऊपर से वो कवर करके रखा हुआ है आपके अंदर को, तो उसको डैमेज नहीं करो, उसको कवर करके रखने दो। तीसरी चीज़, जब आप पेशेंट को मूव करोगे, हॉस्पिटल लेके जाओगे या उसकी चीज़ को कोई चीज़ कवर करोगे तो इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि उस पर घिसे ना। ठीक, यहाँ पे जल गया, आपने शर्ट उतारनी है, आप शर्ट खींच के उतारोगे तो यहाँ पे घिसता हुआ जाएगा, तो जो स्किन बची हुई है वो भी खींच के खराब हो जाएगी। करना क्या है, जहाँ पे बर्न हुआ है अगर छोटा मोटा बर्न है तो आप बर्नॉल क्रीम वगैरह लगा लीजिए, कुछ नहीं करना। अगर स्किन इंटैक्ट है तो, अगर स्किन से नीचे बर्न पहुँच जाता है तो आप उसकी आग को बुझाने के बाद, उसको ठंडा करने के बाद उसको किसी भी कपड़े से रैप कर लीजिए जो कि साफ़ सुथरा हो, गंदा ना हो। अगर स्ट्राइल हो जाता है तो वेरी गुड, बैंडेजिंग हो जाए तो वेरी गुड, नहीं तो आप उसको बांधिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको उसको टाइट नहीं बांधना, बिल्कुल भी टाइट नहीं बांधना, आपको लूज़ बांधना। आपका पर्पस सिर्फ इतना है कि उसको कवर कर दो बस, आपको लूज़ बांधना, क्योंकि जितना आप टाइट बांधोगे उतना अंदर तक की स्किन उस पर चिपकेगी और जब उसको खोला जाएगा तो और ज़्यादा स्किन को उखाड़ दो। दूसरा, कभी कभी स्वेलिंग होती है बॉडी में, तो जैसे आपने टाइट बांध दिया, अब अंदर से स्वेलिंग हो रही है तो और ज़्यादा टाइट होना चला जाएगा। टाइट होगा तो आगे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, ब्लड नहीं पहुँचेगा तो ये काला पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपने एक सिंपल क्या करना है, आग को बुझाकर उसको ठंडा करके उसके ऊपर रैपिंग करनी है और पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। अगर छोटा मोटा बर्न हुआ है, हल्का फुल्का जैसे घर पर होता ही रहता है, तो आप बर्नॉल क्रीम लगा लीजिए। सबसे पहला तो काम ये करिए, कोशिश कीजिए ठंडे पानी में उसको डाल दीजिए अगर उंगली वगैरह है, या फिर आप रनिंग वाटर में आप उसको वॉश करते रहिए काफ़ी देर तक ताकि वो ठंडा हो जाए। उसके बाद जो एरिया बच गया उस पर बर्नॉल क्रीम आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो सबसे बेस्ट क्रीम होती है सिल्वर एक्स ऑइंटमेंट, सिल्वर सल्फाडाइजिंग होता है उसमें, दैट इज़ द बेस्ट। ओके, लास्ट चीज़ बचती है हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, जो हर जगह पे कॉमन था। अगर करंट लगा तो भी, अगर एपिलेप्सी हुई तो भी, अगर एक्सीडेंट हुआ तो भी, अगर पेशेंट गिरा तो भी, अगर इंजरी हुई तो भी, हर चीज़ में आपने चेक करना है कि उसका रेस्पिरेशन काम कर रहा है कि नहीं और पल्स चल रही है कि नहीं। और अगर नहीं चल रही है तो आपने क्या करना है, फिर CPR देना है। क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, फिर से बोलो, फिर से, शाबाश। CPR देने का पर्पज़ ये होता है, आपका हार्ट अपने आप काम नहीं कर रहा और आपको हार्ट को बाहर से काम करवाना है, ज़बरदस्ती करवाना है। ठीक है, हमारी मजबूरी है। क्या होता है,
कि बॉडी का एक ही ऑर्गन ऐसा है जो जब मर जाता है तो इंसान को मरा हुआ घोषित करते हैं। अगर आपका दिमाग मर गया तो आप डेड नहीं है, आप कोमा में, यस और नो, ठीक है। अगर आपकी किडनी मर गई तो भी आप डेड नहीं है, आप डायलिसिस पे जाएंगे। लेकिन अगर आपका दिल मर गया तो आप मर गए। ये दोनों तरह से काम करता है। अगर आपकी इंसानियत खत्म तो इंसान खत्म, अगर आपका दिल खत्म, आपके इमोशंस खत्म तो भी इंसान खत्म, और अगर दिल पंप करना बंद कर दिया तो भी इंसान खत्म। तो हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, और हार्ट जब तक चल रहा है तभी तक ऑप्शन है। तो अगर हार्ट काम करना बंद कर दे किसी भी वजह से, तो हमें उसको ज़बरदस्ती बाहर से पंप कराकर काम कराना ही है। वो कैसे कराना है बस वो हमने आपको आज यहाँ पे सिखाया। समझ में आ रही बात?